आज जो चैप्टर है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड इट्स इम्पैक्ट, कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसका नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और कंट्री एज अ होल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है जो भी चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बजट भी क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है। क्या बजट किसी एक पर्सन के लिए होता है? नहीं, यहाँ पर हम गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं, पूरे देश के लिए होता है, राइट। सो अगर हम बजट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट नाम का वर्ड यूज नहीं किया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्ड यूज करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए लेकिन एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन भी लगाता है, दैट इट इज कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा वर्ड यूज करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बजट। अब देखो बजट को दो लोग पेश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करेगी पार्लियामेंट में और स्टेट गवर्नमेंट पेश करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो अंडर आर्टिकल 112 यहां पर किसकी बात करता है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अंडर आर्टिकल 202 ये किसके बारे में बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो दोनों गवर्नमेंट को क्या पेश करना जरूरी है, बजट पेश करना जरूरी है, और वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। बजट का वैसे मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस बजट? बजट हर आदमी बनाता है ना, आप लोग भी बजट बनाते हो। आपके पापा मम्मी ने पैसे डाले 10,000 रुपए, अब आप क्या करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो। अब आपके पास लेकिन बजट में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक हुआ इनकमिंग, जो मम्मी पापा ने पैसे डाले तो जो भी इनकमिंग रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। अब जो पैसा आया है, रिसिप्ट हुआ है, उसमें से ही अब आप क्या करने वाले हो, एक्सपेंडिचर करने वाले हो, मतलब खर्च करने वाले हो। आप कोशिश ये करते हो कि मेरे पास रिसीट ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तभी तो हो सकता है। क्या हो, अगर आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दो, रिसीट कम होगी, तो फिर आपको दोस्त से बोरो करना पड़ेगा, राइट। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ इसी मैनेजमेंट को चलाती है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखना, जब भी बजट आता है, बजट कौन पेश करता है, सरकार पेश करती है, और सरकार कहां से बनती है, लोकसभा से बनती है ना। तो जब भी बजट आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, तो यहां पर आपको कुछ चीजें और भी याद रखना है। पॉलिटी नहीं पढ़ रहा है लेकिन बता रहा हूं कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होते हैं इन टर्म्स ऑफ बजट, ध्यान रहेगा। अच्छा, मान लो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया और अगर बजट पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। तो हर साल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि सरकार के पास मेजॉरिटी है कि नहीं। प्रेसिडेंट का जब होता है मोशन ऑफ थैंक्स, तब भी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी चेक हो जाती है। बजट आता तब भी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी चेक हो जाती है। आपको बार बार जरूरत नहीं है काउंटिंग करने की मेजॉरिटी है या नहीं है। तो समझ में आ गया, बजट में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल में आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आर्टिकल 202 किसके बारे में बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट में। और बजट नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं होता है। बजट नाम के वर्ड को वो लोग क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखना, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे और एक होता है बजट। किसी भी चीज का एनालिसिस हम कब करते हैं, जब काम हो चुका रहता है। सो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल के लिए आता है और बजट हमेशा अगले साल के लिए। आपके पापा ने आज पैसे डाले तो अब आप अगले महीने की प्लानिंग करोगे ना, ऐसा तो नहीं ना कि बोले पैसा आज डालो तो पिछले महीने का सब चुकता कर रहे हो, हमेशा अगले महीने की। सो अगर मान लो बजट आया कौन से साल में, मान लो इस बार आया होगा 2023 में, सो हम बजट के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे, 2023-24। मतलब ये कब से कब तक के लिए कोई बता सकता है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके कब तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए। समझ में आ गया। और इकोनॉमिक सर्वे जब भी आता है तो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा रहेगा 2022-23। समझ में आया क्यों, क्योंकि उसने 2022 से लेके 2023 तक के सारे आपको आंकड़े दिए। और बजट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। इजी था ये, बजट क्या होता है समझ में आ गया। अब बजट के पहले आगे जाने के लिए प्रीलिम्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज परेशान करती है, एक बार उनको देख लेते हैं, काफी आसान है। क्या देखना, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं, ये गुड्स मतलब क्या, चीज वस्तु है जो आप चीजें यूज करते हो, टेंजिबल है ना, लाइक पेन, रिमोट, शर्ट, शूज, क्लोथ्स, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब क्या है, गुड्स है। अब गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। कोई बता सकता है व्हाट इज दिस पब्लिक गुड? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं बोल रहा हूं रेलवे इज अ प्राइवेट गुड। मैं क्या बोल रहा हूं, रेलवे इज अ प्राइवेट गुड। इसका मतलब ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि रेलवे कौन सा गुड है, प्राइवेट गुड। सुनो, हाँ अब मैं बताता हूं, पब्लिक गुड, किसी भी गुड को पब्लिक गुड तब बोलेंगे जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है नो डायरेक्ट पेमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, नो डायरेक्ट पेमेंट, कि आपको उसके लिए डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गार्डन और रोड्स आप यूज करते हो,
तो रोड्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या उसके लिए आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है? आंसर इज नो। अच्छा, लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। डायरेक्ट पेमेंट करा आपने रोड यूज करने का? नहीं, भिखारी भी रोड यूज कर रहा है, आप भी यूज कर रहे हो, मुकेश अंबानी भी यूज कर रहा है। अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं करा है रोड यूज करने का, तो क्या ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट मना कर देगी कि आप रोड को इस्तेमाल मत करो? देखो, टोल प्लाजा वाली रोड की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो पेमेंट करना पड़ता, तो वो वाली रोड पब्लिक गुड नहीं है। लेकिन मैं बाहर वाली भंवरकुआ स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यहां पर आपने रोड यूज करने का डायरेक्ट पेमेंट किया नहीं, तो क्या गवर्नमेंट आपको उसको यूज करने से एक्सक्लूड कर देगी? नहीं। सो इट मींस नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। प्लस अगर ऐसा है क्या कि अगर आप रोड यूज कर लोगे तो रोड मेरे लिए क्लोज हो जाएगी? नहीं, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं। इट मींस रोड है नॉन राइवलरी इन कंजम्पशन, कि अगर उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी राइवलरी नहीं है। सो रोड्स के लिए नो डायरेक्ट पेमेंट, नॉन राइवलरी इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूसिविटी। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं स्ट्रीट लाइट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट भी यही है क्या? स्ट्रीट लाइट के लिए देखना कोई डायरेक्ट पेमेंट किया क्या आपने? देखो ऑब्वियस है, वो तो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। लेकिन अगर मैं एक भिखारी की भी बात करूं तो क्या उसने कोई डायरेक्ट पेमेंट किया है? नहीं। क्या उसको कोई एक्सक्लूड कर देगा कि तुम हटो यहां से, तुम पढ़ाई मत करो, राजेंद्र प्रसाद टाइप उठ के जाओ यहां से? नहीं, वो भी पढ़ाई कर सकता है। राइवलरी इन कंजम्पशन है क्या? नहीं। ऐसा है क्या कि अगर आपने स्ट्रीट लाइट को यूज कर लिया तो मेरे लिए खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। अब उसमें ये नहीं है अपने को बिल्कुल कि बाल की खाल निकाल देना कि नहीं, बोले अगर सब लोग लाइट के नीचे आएंगे तो नीचे अंधेरा हो जाएगा और जो बोना है या बच्चा है वो यूज नहीं कर पाएगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। समझ में आया? अच्छा, और इसका कोई एग्जांपल दे सकता है पब्लिक गुड का? डिफेंस। डिफेंस है ना, कंट्री का डिफेंस। क्या डायरेक्ट पेमेंट करते हो आप आर्मी वालों को? नहीं। क्या ऐसा है क्या कि वो सिर्फ फिर बड़े लोगों को ही प्रोटेक्शन देगा? नहीं, वो सबको प्रोटेक्शन देंगे। राइवलरी इन कंजम्पशन है क्या? नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, रेलवेज की अगर बात करता हूं तो क्या रेलवेज में डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है? हाँ। सो यहां पर सबसे पहले तो आपको क्या लगता है? पेमेंट लग गया। अच्छा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या आपको एक्सक्लूड कर देंगे? हाँ। जैसे गांधी जी को उतार दिया था बीच में से ट्रेन में से, वैसे आपको भी उतार दिया जाएगा टीसी के द्वारा। समझ गए? अच्छा, राइवलरी इन कंजम्पशन भी है क्या रेलवे में? हाँ। अगर मैंने पहले टिकट बुक कर ली तो अब आपके लिए ट्रेन की टिकट्स नहीं बचेंगी। सो रेलवे इज अ प्राइवेट गुड। और एग्जांपल बताओ। अरे प्राइवेट गुड के एग्जांपल, कोचिंग इज अ प्राइवेट गुड। ज्यादातर चीजें, स्कूल कॉलेजेस आर प्राइवेट गुड्स। टोल रोड्स, रोड्स इस बार कौन सी बात कर रहा हूं मैं? टोल नाके वाली रोड्स, टोल रोड्स, ये भी कैसी हैं? बोले प्राइवेट गुड, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है, राइवलरी इन कंजम्पशन है। एक्सक्लूड भी कर देंगे, अगर टोल पेमेंट नहीं किया तो टोल वाला वापस लौटा देगा। अच्छा, एक वर्ड है दैट इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स कहां आएगा? पब्लिक गुड में या प्राइवेट गुड में? इसको कहां रखूं मैं? ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में, अब सुनना, ग्रासलैंड में ये कोई कपल वाला नहीं कि आप घूमने गए हो, यहाँ पे बकरियों की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईएएस वाईएएस नहीं निकला, तजुर्बा बहुत हो गया, तजुर्बे के बाद आप चराओगे बकरी, बकरी लेके कहाँ जाओगे? ग्रासलैंड्स में। सो ग्रासलैंड्स को पब्लिक गुड में रखूं, प्राइवेट गुड में रखूं? क्यों रखूं? क्योंकि देखो ग्रासलैंड में डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं करना पड़ता, जंगल में बकरी ले जाओगे, लेकिन वहां पर अगर मैं देखूं तो वहां पर राइवलरी इन कंजम्पशन है। बोल सकता हूं कि अगर मैं मेरी बकरियां पहले ले गया तो मेरी बकरियां पूरी घास खा जाएंगी, फिर आपकी बकरियां क्या करेंगी? पानी पी के लौटना पड़ेगा। सो वहां पर क्या है? राइवलरी इन कंजम्पशन है। एक्सक्लूड तो कोई नहीं कर रहा है, पेमेंट भी कोई नहीं मांग रहा, लेकिन राइवलरी इन कंजम्पशन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? सो ग्रासलैंड, ये सारे एग्जाम्पल देखे। और कोई एग्जाम्पल दे सकता है? अगर मैं बात करूं अमेजॉन किंडल, अमेजॉन किंडल आता है ना, ये कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप यूज करते हो। सो अगर ये मैं किंडल की बात करता हूं, किंडल कौन सा गुड है? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो प्राइवेट गुड है। क्यों? बोले क्योंकि सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ता है? हमको पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, वहां पर राइवलरी इन कंजम्पशन है क्या? नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने भी ले लिया, तो अपन दोनों एक दूसरे के साथ राइवलरी, आप भी यूज करो मैं भी यूज करूं। लेकिन वहां पे एक्सक्लूसिव वाला काम है क्या? आपको एक्सक्लूड कोई कर सकता है, बोल सकते हैं। अगर जिसने डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया उसको कंपनी क्या करेगी? एक्सक्लूड कर देगी। सो आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच का डिफरेंस। समझने वाली बात यह है कि यूजुअली पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। यूजुअली दे आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट गुड का मतलब ये नहीं है कि सारे, ऐसा रेलवे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये कौन सा गुड है? प्राइवेट। बीएसएनएल भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कौन सा गुड है? प्राइवेट गुड। समझ में आ गया? रोडवेज, बसें चलती ना गवर्नमेंट की, वो भी क्या है? बोले प्राइवेट गुड। होटल वगैरह भी चलाते हैं, गवर्नमेंट तो प्राइवेट से भी ज्यादा लूटा पट्टी मारती है, तो वो भी कौन सा गुड है? प्राइवेट गुड है। पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड समझ में आ गए? कभी भूलोगे? तीन कंडीशन कौन सी है? नो डायरेक्ट पेमेंट, नॉन राइवलरी इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ये एक्सक्लूसिव लिखा है, यहां पर क्या लिख लोगे? एक्सक्लूड लिख देना है यहां पर, ठीक है? तो ये गलत लिखा हुआ है सब जगह। इजी था।
पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड्स, ये तो समझ में आ गया हमको, बड़ा छोटा सा टॉपिक था। अब वापस किस पे चलते हैं अपन, अपने बजट पे। बजट में बोले दो चीजें होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग को क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स, और आउटगोइंग को एक्सपेंडिचर। अब बजट तीन टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। देखना, अगर आपके पास जितना पैसा आया, मतलब जितनी रिसीट आई और आपने एग्जैक्टली उतना ही खर्चा किया, तो हम बोलेंगे बजट कैसा है, बैलेंस बजट है। बिकॉज हेयर रिसिप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सबसे बढ़िया काम किया आपने, जितना पैसा आया पूरा खर्च कर दिया, कोई सेविंग एविंग नहीं करी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सरप्लस बजट, कि बोले रिसिप्ट जितनी है वो ज्यादा है, किससे, मतलब आपके पास पैसा आया ज्यादा और खर्च कम किया। पापा ने डाले 10,000, आपने 8,000 ही खर्च किए, इसका मतलब आप यहां पर अब क्या कर लोगे, सेविंग्स। और अगर आप सेविंग्स कर लोगे, अगर मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, तो वो लोगों को क्या दे पाएंगी, लोन्स वगैरह प्रोवाइड। अरे काय की सर्विसेज, कोई दान धर्म चल रहा है क्या, लोन्स वगैरह दे पाएंगी। समझ में आया। तो जिन कंट्रीज का बजट सरप्लस होता है वो क्या प्रोवाइड करती है, लोन्स वगैरह। अच्छा देखना, लेकिन एक चीज और है, जिन कंट्रीज में सरप्लस बजट है, इसका मतलब क्या है कि वो खर्चा कम करती है, बोल सकते हैं। अब अपन इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि अच्छी बात है या बुरी बात है। वो लोग खर्चा कम करती हैं। अगर पैसा कम खर्च करेगी सरकार, पैसा सरकार कम खर्च करेगी, तो मनी सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, और इकोनॉमी विल गो इनटू रेसेशन। सो जब भी सरप्लस बजट होता है तो वहां पर किसकी प्रॉब्लम आती है, रेसेशन की प्रॉब्लम आती है। समझ में आया। भारत सरकार को ये चीज समझ में आ गई, बोले सरप्लस हम कभी, कसम है हमको भगवान की, कि ये वाला बजट हम कभी रखेंगे नहीं, हम हमेशा कर्जे में चलेंगे। और हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट बोले तो कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और इनकमिंग कम है। सो डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट्स। बोले क्या है, आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपया। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे यहां पर क्या रहता है हमेशा, डेफिसिट बजट। मतलब हम हमारे डे टू डे लाइफ के खर्चों के लिए भी क्या करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं। अब अगर बोरोइंग्स है तो आप रिसेशन से लड़ सकते हो। हाँ, क्यों लड़ सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा पैसा उधार ला ला के भी खर्च कर रहे हो। बोले मनी सप्लाई बढ़ाओ, इकोनॉमी को ग्रो करने दो खुला बिल्कुल धड़ल्ले से, बोल सकते हैं। अगर ये सोच के गवर्नमेंट बोरोइंग करती तब तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी अपन आगे चल के देखेंगे कि रोजमर्रा की सैलरी और पेंशन देने के लिए भी क्या करना पड़ती है, बोरोइंग्स करना पड़ती है। समझ गए। आगे चलते हैं। अब पहले गवर्नमेंट बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, फिर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, कौन सा कंपोनेंट है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्या होता है, वो भी अपन समझेंगे। बट पहले क्या देख लेते हैं जल्दी से, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, देखो यहाँ पर बजट कौन पेश कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बोल सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इन दोनों को मेंटेन करके चलना है, बोल सकते हैं। अगर पूरा पैसा गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर में लगा दिया, लाडली बहना योजना ही चलाते रह गए, तो फिर क्या होगा, देश चल पाएगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, तो जीडीपी ग्रो कर पाएगी क्या, डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सो गवर्नमेंट को लाडली बहना योजनाएं भी चलाना है, फ्री में सिटी बस भी देना है, लेकिन अगर महिलाओं को फ्री दिया तो फिर भैयाओं से पैसे लेना है, दोनों काम करके चलना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, उनको ये भी देखना है इकोनॉमी भी ग्रो करे प्लस सोशल वेलफेयर भी होता रहे। सो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको देखना है। तो पहला क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट जब भी बजट लाती है तो बजट के पहले वो क्या लगाती है, लोगों पे टैक्स लगाती है ना। अपन देखेंगे अभी गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट में कि कैसे टैक्स लगाती है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अब लेकिन टैक्स लगा के किसी से पैसा लेती है और किसी को देती है, यही होता है ना भाई। आप लोग पैसा भरते हो तभी तो लाडली बहनाओं को मिलता है 1000 रुपये 3000 रुपये, अभी 1250 मिल रहा, बढ़ के 3000 भी मिलेगा। तो लाडली बहनाओं को पैसा कहाँ से मिल रहा है, आपके टैक्स के पैसे से, बोला जा सकता है। आपने टैक्स भरा, भाई शिवराज सिंह अपनी जेब से थोड़ी लगा रहा, वो तो बोलने की बात है मामा देगा, कहाँ से देगा मामा, आपकी जेब से निकाल के देगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने किसी ना किसी एक तीर का यूज करो, उस तीर को हम क्या बोलते हैं, टैक्स। सो गवर्नमेंट के पास पैसा आया कहाँ से, टैक्सेशन। गवर्नमेंट के पास और भी जगह से पैसा आता है, वो रेलवे भी चलाती है, रोडवेज भी चलाती है, बीएसएनएल भी चलाती है, बट अभी हम मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, टैक्स के थ्रू। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आया टैक्स से, तो उसने किसी से टैक्स में पैसा लिया और किसी को मुफ्त में दे भी दिया, और जिसको मुफ्त में मिला उसको हमने क्या बोला, ट्रांसफर पेमेंट्स। लाइक ओल्ड एज पेंशन
पेमेंट करती ना गवर्नमेंट, बदले में कुछ लिया, लाडली बहना योजना, वेलफेयर स्कीम्स, इसमें बदले में कुछ लेती है, सब्सिडीज क्या बदले में कुछ लेती है। जो अपने युवा जो अपने क्या बोलते हैं युवा है, क्या करते हैं गाँव में बच्चे खिलाते हैं, बच्चे खिलाते हैं तो काम पे नहीं जा पाते, तो उनको क्या देते हैं फिर, बोले चूंकि बच्चे खिला रहे हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता भी लेते हैं वो लोग। तो वो कहाँ, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज इट इज वन वे कम्युनिकेशन। मैं किसी को पैसे कब दूंगा, जब बदले में उससे कोई काम लूंगा, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बदले में कोई काम लिया फिर भी पैसे दिए, तो उस टाइप के पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रांसफर पेमेंट। एक तो ये तरीका था। अब क्या है, रॉबिनहुड पांडे का नाम सबने सुना है, बोले अमीरों से पैसा लेना है और किसको देना है, गरीबों को। सरकार भी यही पॉलिसी अडॉप्ट करती है थ्रू टैक्स स्ट्रक्चर। अब टैक्स दो तरीके से गवर्नमेंट लगा सकती है, एक को हम बोलते हैं वी कॉल इट प्रोग्रेसिव टैक्सेस, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और एक को बोलते हैं रेग्रेसिव टैक्सेस, क्या बोलते हैं, रेग्रेसिव टैक्सेशन। अब सबसे पहले देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेस में देखना, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूं किसके बारे में, पहले मैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। अच्छा, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स इज अ लीगल लायबिलिटी, जो आपको गवर्नमेंट को देना ही है, नहीं दिया तो जेल हो सकती है, समझ में आ गया। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब क्या होता है, देखना फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला अगर आपकी इनकम कितने रुपए तक है, 5 लाख, गवर्नमेंट ने बोला साल की इनकम बेचारे की 5 लाख है, इससे टैक्स लेंगे क्या हम, नहीं, तो बोले तुम पे टैक्स कितना है, 0%। किसी की इनकम बोले कितनी है, 10 लाख, तो बोले इस पर कितना टैक्स ले लेंगे हम, 5%, है ना। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है। किसी की इनकम है बोले 20 लाख, बोले इससे कितना टैक्स ले लो, बोले 15%। फिर किसी की इनकम है 50 लाख, बोले इससे कितना टैक्स ले लो, बोले बहुत इनकम है 25%। बोले मुकेश अंबानी की इनकम कितनी ईयरली, बोले 500-600 करोड़ रुपए कमाता है वो, तो जिसकी है बोले 500 करोड़ रुपीज इनकम है, बोले इससे कितना टैक्स लेंगे हम, 40%। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, बोल सकते हैं जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज दिस प्रोग्रेसिव टैक्स। अब दूसरे होते हैं रेग्रेसिव टैक्स। अब रेग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं वो देखना। फॉर एग्जांपल अपन सब गए कार खरीदने मार्केट में, कौन सी कार खरीदने गए अपन, एक अच्छी कार ली अपन ने, कितने रुपए की थी वो, 5 लाख रुपए की, जो भी कार थी। अब देखना कार चाहे फॉर एग्जांपल मैं कहां पर बैठा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरी इनकम कितनी है, 10 लाख। यहां पर कौन बैठे हैं, मुकेश अंबानी, उनकी इनकम कितनी है, 500 करोड़। हम दोनों कहाँ गए, एक कार खरीदने। अब अगर देखा जाए तो कार मैंने भी ली 5 लाख वाली, मुकेश अंबानी ने भी ली 5 लाख वाली। मेरी इनकम का कितने परसेंट, अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मेरी इनकम का कितने परसेंट कार खरीदने में चला गया, 50% मेरी इनकम किस में चली गई, कार खरीदने में। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की इनकम की बात करूं तो उसकी इनकम का कितने परसेंट गया, 0 पॉइंट कुछ आ गया होगा। मतलब देखा जाए तो मेरी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन कार में चला गया, और मुकेश अंबानी के तो ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम भी नहीं हुआ, बोल सकते हैं। सो दिस इज अ रेग्रेसिव टैक्स। चाहे मैं हूं चाहे मुकेश अंबानी हो, दोनों को टैक्स कैसा देना पड़ा, बराबर देना पड़ा, बोल सकते हैं। दिस अप्लाइज ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वाला जो टैक्स रहता है ये किस पे अप्लाई होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें आप मार्केट से खरीदते हो, फॉर एग्जांपल ये रिमोट, चाहे मैं खरीदूं चाहे आप खरीदो, दोनों को टैक्स बराबर लगना है। इनकम दोनों की अलग अलग है लेकिन दोनों को टैक्स कैसा देना है, एक जैसा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। कौन सा ज्यादा अच्छा है, प्रोग्रेसिव या रेग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बेटर है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर यूजुअली अप्लाइज इन द डायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, क्योंकि ये इनकम वाले टैक्स पे लगाती है ना सरकार, कि जिसकी इनकम कम वो टैक्स कम देगा, जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स ज्यादा देगा। लेकिन ऐसा मत करना बोले मुकेश अंबानी की इनकम इतनी ज्यादा है तो बोले 80-90% टैक्स दो, वरना भारत छोड़ के चला जाएगा। और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कसर छोड़ती, गरीबों को भी अच्छे से चीतती है। समझ गए तुम लोग, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव। तो इसके थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या इनकम का, हाँ, अमीरों से ज्यादा पैसा लो और गरीबों को ट्रांसफर कर दो। समझ गए, प्रोग्रेसिव टैक्स और रेग्रेसिव टैक्स। तो दूसरा फंक्शन क्या था बजट का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी पहले क्या देख रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, थ्रू प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर।
फिर क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन, रिसोर्सेज को कैसे रीएलोकेट करना है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इनके बीच में बैलेंस बनाना है, तो कैसे बनाएगी गवर्नमेंट, थ्रू बजटरी पॉलिसी। जब बजट आता है तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज को भी अनाउंस करती है ना, बोले मनरेगा चलाएंगे इतना पैसा दे दिया, ये करेंगे इतना पैसा दे दिया, इतनी रोड बनाएंगे, इतनी कैनाल्स बनाएंगे, इतने ब्रिज बनाएंगे। सो ये क्या हो रहा है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोल सकते हैं पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। समझ में आया, पब्लिक गुड क्या होते हैं वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या लाना चाहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाना चाहती है। क्यों, क्योंकि बजट में गवर्नमेंट पैसा खर्च भी करती है, सेव भी करती है। सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोल सकते हैं, बूम बस्ट बोल सकते हैं, तो ये वाली साइकिल को भी मैनेज करने की कोशिश करती है। बजट के थ्रू गवर्नमेंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी करती है, क्योंकि बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, पैसा आता है और पैसा जाता है। अगर पैसा जा रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पैसा खर्च करती, तो कहाँ खर्च करती है, बोले रोड बना दी, कैनाल बना दी, ब्रिज बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, है ना। ये सब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, सो खर्च करेगी, ये सब काम होंगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। सो अगर गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी, या फिर कोई एक नई स्कीम चला दी, कौन सी, एमजी नरेगा। ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आई थी। बोले क्या करेंगे देश के युवा, बोले गड्ढे खोदो। क्यों, क्योंकि तुम सब बेरोजगार हो, जाओ और जाके क्या करो, गड्ढे खोदो, क्योंकि काम कुछ कर नहीं पाओगे। बड़ी शर्मनाक स्कीम है देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि आजादी के 75 साल हो गए और युवा क्या कर रहे हैं, गड्ढे खोद के पैसे कमा रहे हैं। 2005 में स्कीम आई, क्या नाम दिया इसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो भी पैसा है, बोले क्या करोगे, बोले जितना पैसा है, बोले 100 रुपए दिए, तो बोले किस रेशियो में खर्च करना है, 60-40। बोले 60 रुपए का लेबर होना चाहिए और 40 रुपए का माल खरीदना। बोले गांव में सड़कें बनाओ, नहरें खोदो, कुएं खोदो, तो ये सब काम में क्या है, बेरोजगारों को क्या मिलेगा, रोजगार। और अगर 100 दिन में गारंटी, देखो क्या लिखा हुआ, गारंटी एक्ट, अगर गारंटीड काम नहीं मिला तो 100 दिन बाद उनको क्या मिलने लग जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। समझ में आ गया। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन भी होता है। प्रमोट्स लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लाइक एमजी नरेगा, देखा अपन ने, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, कैनाल, ब्रिजेस, इसके थ्रू भी क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है, बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी आती है गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है इन्फ्लेशन चल रहा है, सो गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, बोल सकते हैं सेविंग्स ज़्यादा करेगी। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है रिसेशन चल रहा है तो खर्चा ज़्यादा करेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। फिर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है गवर्नमेंट बहुत सारे पीएसयूज को भी रन करती है, कोल इंडिया, गेल, सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, कोल इंडिया है, रेलवेज है, बीएसएनएल है, एयर इंडिया भी था। तो ये सब क्या है, दीज आर गवर्नमेंट रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अगर उनका ऑनर गवर्नमेंट है तो उनके लिए भी तो उनको खर्च करना पड़ता होगा, उनका बजट भी कौन देखती होगी, गवर्नमेंट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बोले उनको भी रन करवाते चलना है। समझ में आ गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। और भी 50-60 ऑब्जेक्टिव देख लेना आराम से, एनसीईआरटी में छोटी छोटी लिस्ट दी हुई है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। सारी चीज़ों को यही समझेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट तो हेल्प के लिए दिया हुआ है, लेकिन अगर इस चार्ट को अपन ब्लैंक स्लाइड पर बनाएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। हमको क्या बनाना है, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट जो है वो दोनों के लिए एक जैसा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। देखें दोनों के बजट, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मतलब वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। अब देखना, दो वर्ड का ध्यान रखना है। एक वर्ड को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एसेट, एक वर्ड को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। अच्छा, एसेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस एसेट। एसेट मतलब आपकी संपत्ति। फॉर एग्जांपल आपके फादर की बात करें तो आपका घर इज एन एसेट, योर हाउस इज एन एसेट, योर कार इज एन एसेट, योर बैग इज एन एसेट, योर क्लोथ्स, योर शूज इज योर एसेट, वो आपकी संपत्ति है, दिस इज एसेट। कुछ लायबिलिटीज भी हो सकती है, फादर की लोन ले रखा है तो क्या लोन उनका एसेट है, लोन उनको किसी को वापस करना है, सो लोन इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बर्डन है, उसको रिटर्न करना है, बोल सकते हैं, सो लोन इज अ लायबिलिटी। सो गवर्नमेंट के केस में भी गवर्नमेंट के पास कुछ क्या होते हैं, एसेट्स, और कुछ क्या होती हैं, लायबिलिटीज। गवर्नमेंट के एसेट्स क्या है, फॉर एग्जांपल पीएसयूज, है ना, जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बड़ी बड़ी कंपनियां, ये गवर्नमेंट के क्या है, एसेट्स हैं।
गवर्नमेंट की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल लोन इज अ लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इसको वापस करना है। सो एसेट लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज एन एसेट? एसेट बोले तो संपत्ति, लायबिलिटी बोले तो बर्डन। इजी है। अब जब भी हम बजट बनाते हैं तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। और एक को हम बोलते हैं, वी कॉल इट कैपिटल बजट। जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है ना तो उसको ऐसा एक फॉर्मेट दे देते हैं, बोले सारे नंबर इसी में भरना है ना, सारे नंबर्स किस में फिल करना? इसी चार्ट में फिल करना, आगे पीछे कुछ मत डालना। बोले जैसा चार्ट दिया है वैसा का वैसा फिल करके दे दो। अब रेवेन्यू बजट का मतलब क्या होता है? देखो बजट है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, रिसिप्ट भी होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा। सो अगर बजट है तो मैं दो चीजें लिख दूंगा वहां पर। पहले क्या लिख दिया मैंने? रेवेन्यू, बोलो रिसिप्ट, और एक लिख दिया मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर किसी को कोई डाउट? जब भी वर्ड बजट आएगा तो बजट में दो चीजें तो रहेंगी, रिसिप्ट बोले तो इनकमिंग, एक्सपेंडिचर बोले तो आउटगोइंग। अब देखना यहां पर गवर्नमेंट को दो चीजें होंगी, इनकमिंग भी होगी और आउटगोइंग भी होगी। लेकिन जब भी रेवेन्यू बजट बनेगा तो यहां पर ध्यान रखना है, नो चेंज इन एसेट और लायबिलिटी। नो चेंज इन एसेट एंड नो चेंज इन लायबिलिटीज। अब बता रहा हूं क्या मतलब होता है उसका। जब भी रेवेन्यू बजट में आपके पास पैसा आया या गया तो उससे आपके एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। समझ में आया? कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेवेन्यू रिसीट में कोई पैसा आया, बोले कैसे आ सकता है पैसा? बोलो पैसा आने का एक तरीका हम उधार ले आए, तो ये भी तो इनकमिंग ही हुई ना। लेकिन आप उधार ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो, क्योंकि उधार लिया तो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी चेंज हो गई। तो बोले ऐसा कर सकते हो? नहीं। अच्छा बोले अगर आप चाहो तो खर्चा कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा। बोले खर्चे में आपने रोड बना दी, रोड बना दिया तो क्या चेंज हो गया? एसेट बढ़ गए आपके, तो चेंज होना चाहिए कि एसेट? नहीं। सो बोले ये ऐसे खर्चे हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी में कभी भी चेंजेस नहीं दिखना चाहिए। तो बोले वो दो टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोले रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो सकती है? बोले ऐसे इनकमिंग करना है आपको, पैसा लेकर आना है, लेकिन ऐसा लाना है कि ना तो आप एसेट को बेचोगे। देखो पैसा लाने का एक तरीका और है, बोले एयर इंडिया को बेच दिया, आ गया ना सरकार के पास पैसा, टाटा वालों से पैसा ले लिया, लेकिन एयर इंडिया को बेचा तो क्या चेंज हो गया? इनमें से एसेट चेंज हो गए, तो फिर ये वाला पैसा चलेगा क्या? तो बोले रिसीट में वो पैसा मत लिखना जो आपने सामान बेच के लाए हो। अच्छा एक एक्सपेंडिचर ऐसे कर सकते थे, बोले लोन बहुत था, कुछ लोन का इंटरेस्ट भर दिया, तो वो भी कर सकते हैं। बोले नहीं। बोले क्या? देखो इंटरेस्ट नहीं बात कर रहा हूं मैं, लोन की बात कर रहा हूं। लोन चुका दिया आपने, 1 करोड़ लोन था, 30 लाख दे दिया, अब कितना बचा? बोले 70 लाख, लेकिन उसमें लायबिलिटी चेंज हो गई। सो बोले एसेट और लायबिलिटी पे चेंज नहीं आना चाहिए, तभी हम उस बजट को क्या बोलेंगे? वी कॉल इट रेवेन्यू बजट। और जब एसेट और लायबिलिटी पे चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बजट। सो वैसे खर्चे और इनकमिंग को कहां डालना जिसमें एसेट और लायबिलिटी चेंज होंगी? कैपिटल बजट में। और बाकियों को कहां डालोगे? रेवेन्यू बजट में। तो बोले रेवेन्यू रिसिट, बोले ऐसे इनकमिंग करना है जिससे एसेट और लायबिलिटी में चेंज ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। बोले इनकमिंग करना है लेकिन एसेट लायबिलिटी पे चेंजेस नहीं होना चाहिए। पहला तरीका है थ्रू टैक्सेशन। पहला तरीका क्या है? बोले थ्रू टैक्सेशन। अच्छा गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, तो क्या उससे एसेट चेंज हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई क्या? ऐसा है क्या कि गवर्नमेंट वो टैक्स आपको वापस लौटाएगी? टैक्स क्या है? नॉन रिडीमेबल है। बोल सकते हैं एक बार दिया सो दिया, फिर आपसे गवर्नमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप गवर्नमेंट से गिलाओ मेरा टैक्स वापस कर दो, नहीं, गवर्नमेंट ने ले लिया सो ले लिया। सो रिसीट में एक तरीका है गवर्नमेंट का जिससे एसेट लायबिलिटी पे चेंज नहीं आता, थ्रू टैक्सेशन। अब टैक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स कितने तरीके के हो सकते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी समझते हैं क्या होते हैं व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस और व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एक तरीका तो था टैक्स के थ्रू पैसा लिया, इससे एसेट लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरा तरीका था सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है? सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रेलवेज। अगर गवर्नमेंट रेलवेज को रन करती है तो बदले में आपसे किराया भी तो लेती है। सो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बदले में क्या ले रही है? पैसा। BSNL की सिम दी है, भले ही वो 2G चले, कुछ भी चले, नहीं चले, पर फिर भी पैसा तो ले रही है आपसे, बोल सकते हैं। सो सर्विसेज दी तो बदले में क्या लिया? पैसा लिया। अगर पैसा लिया तो क्या एसेट लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आया?
क्या बदले में रिटर्न करना है वो आपको, या ले लिया तो ऐसा हुआ यहाँ पर देखो रिसीट हुई तो ऐसा हुआ कि कुछ बहुत एसेट बढ़ गए, नहीं ले लिया बस पैसा, सर्विसेज बोल सकते हैं। सो थ्रू टैक्सेशन एंड सर्विसेज, ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में जब पैसा आया तो क्या इस पैसे को मैं एसेट बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, नहीं। क्या कोई चीज को बेच के यूज कर रहा हूं, नहीं। क्या इससे मेरी लायबिलिटी घट रही है, नहीं। क्या लायबिलिटी बढ़ रही है, नहीं। तो अगर चेंज इन एसेट और चेंज इन लायबिलिटी नहीं हुआ है तो हम उसको रेवेन्यू रिसीट में रख सकते हैं, टैक्स के थ्रू और सर्विसेज के थ्रू। टैक्स दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसका बर्डन किसी और पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे देम डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जैसे इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे टैक्स लगता है तो क्या आप ये बोलते हो मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो जा तू भर देना मेरे बदले, नहीं। वो डायरेक्टली आपको ही भरना पड़ता है। आप रिटर्न फाइल करते हो ना इनकम टैक्स रिटर्न, क्यों, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट्स लायबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू समवन एल्स, यू हैव टू पे इट डायरेक्टली, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया, बोले डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल बिस्किट खरीद के लाए या पेन खरीद के लाए, इस पे कुछ टैक्स लगा होगा जीएसटी के फॉर्म में। भाई मान लो 100 रुपए का पेन है, 25 रुपए टैक्स लग गया, तो क्या ऐसा करते हो आपकी 75 दुकानदार को देते हो और 25 रुपए लेके उधर ऑफिस में जाते हो, नहीं। आप पूरे 100 रुपए किसको दे देते हो, दुकानदार को, और दुकानदार 25 रुपए किसको भिजवा देगा, गवर्नमेंट को। सो यहां पर भी टैक्स तो आपने भरा लेकिन इसका बर्डन आपने किसी पे शिफ्ट कर दिया, एंड शिफ्टेड टू द शॉपकीपर। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि आपको डायरेक्टली पे करना है, नहीं। सो डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन किसी और पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ गई। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल क्या है, कोई बता सकता है, हाँ बोलो। उसको याद करने का तरीका है विप्रो, क्या नाम है, विप्रो। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और विप्रो कैसे लिखते हैं, WI। सो वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी टैक्सेस, समझ में आ गया। सो दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को याद करने का तरीका है एक्सक्यूज। एक्स बोले तो एक्साइज ड्यूटी, CU बोले तो कस्टम ड्यूटीज, SE बोले तो सर्विसेज। सर्विस टैक्स का एक एग्जांपल है जीएसटी। सो जीएसटी कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रीलिम्स में वो यही पूछ लेंगे इनमें से कौन सा डायरेक्ट है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट है, क्योंकि पीएससी की इसके आगे औकात है नहीं। समझ गए। सर्विसेज तो तुम लोग समझ ही गए हो, सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसको भी कहाँ डालती है, रेवेन्यू रिसीट। इससे एसेट लायबिलिटी पे चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा रिसीट हुई तो लायबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। एसेट बने क्या, एसेट बिके क्या, नहीं बिके। बोले ठीक है। फिर अब दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ये टैक्स मिटा दूंगा यहाँ पे, सर गवर्नमेंट इसको यूज भी तो कर सकती है। किसको, हाँ यूज कर सकती है बाद में, लेकिन अभी बोले मत करना फिलहाल के लिए। बोले अभी जब तक चार्ट भर रहे तब तक इज्जत से चलो। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो पैसा आया है इसको खर्च भी कर सकती है गवर्नमेंट, पर बोले खर्च करना तो लोन मत चुकाना, एसेट मत बनाना, रोड मत बनाना, गड्ढे मत खुदवाना। खर्च ऐसा करना कि उससे एसेट और लायबिलिटी पे चेंज ना हो। समझ में आ गया। सो बोले दो तरीके से एक्सपेंडिचर हो सकता है। एक हो सकता है प्लान एक्सपेंडिचर, क्या बोल सकते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं व्हाट इज दिस प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो 5 ईयर प्लान्स में लिखे हुए होते हैं। ऑल दोस एक्सपेंडिचर विच आर रिटन इन 5 ईयर प्लान्स। बोले गवर्नमेंट ने उसको बजट बनाते ही समय प्लान करके लिख दिया है, समझ गए। और नॉन प्लान वो होते हैं जो 5 ईयर प्लान्स में नहीं लिखे हुए थे, पर 5 ईयर प्लान्स तो अब खत्म हो गए हैं, तो फिर ये प्लान और नॉन प्लान का क्या चक्कर बचा। सीधी बात है, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें पता है। देखो इसमें कौन से खर्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी रन करती है, सो लोगों को क्या प्रोवाइड करती होगी, बोलो सैलरीज। सो गवर्नमेंट को तो सैलरीज का पता है ना यार, किसको कितनी देना है, अगले साल का भी पता है कि इतनी इतनी सैलरी बटेगी। तो ये तो ऑलरेडी प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, बोल सकते हैं हम। सो दिस इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉन प्लान्ड में क्या होता है, बोले उत्तराखंड में अचानक से क्या फट गए, बादल। बादल फट गए तो रिलीफ वर्क चलाना पड़ेगा ना। रिलीफ वर्क चलाया मैंने, लोगों को बचाया, तो क्या उससे एसेट बन गए क्या, या लायबिलिटी कम हो गई क्या, नहीं। लेकिन क्या वो प्लान्ड था क्या, भगवान बता के बोलने वाले थे कि आज बादल फोड़ दूंगा मैं, ऐसा होने वाला था क्या, नहीं। सो ऑल दोस एक्सपेंडिचर कम्स अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। 5 ईयर प्लान में पहले चलता था कि जो 5 ईयर प्लान में लिखे वो प्लान एक्सपेंडिचर, जो 5 ईयर प्लान में नहीं लिखे वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आज भी प्लान एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं, सैलरीज,
गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, अगर लोन लिया है तो बदले में क्या देना पड़ता होगा, इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट जाता होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट, सुनना, जो लोन पे इंटरेस्ट जाता होगा, जो पेमेंट करते होंगे, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अगर आपने सिर्फ लोन की ब्याज का पैसा दिया है तो क्या उससे एसेट लायबिलिटी पे चेंज आएगा? देखो ब्याज का पैसा दिया है तो क्या लायबिलिटी कम हो जाएगी? नहीं होगी। 1 करोड़ का 1 करोड़ ही, अभी आपने सिर्फ ब्याज का पैसा चुकाया, क्या उससे एसेट बन जाएगा? नहीं बनेगा। सो वो भी हम कहाँ डालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। समझ में आ गया? और नॉन प्लान समझ गए, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, अचानक से रिलीफ वर्क चालू किया, तो वो कहाँ डाल देंगे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। लोन्स देंगे तो ये नहीं आएगा। अगर लोन्स देंगे, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो पैसा डाल सकते हैं क्या कि लोन्स दोगे? अगर आपने एक्सपेंडिचर किया और नेपाल को मोदी जी जाके लोन दे आए, यही करेंगे, वो बड़प्पन दिखाते हैं। या शेख हसीना के पास गए, दोस्ती यारी में लोन बांट के आ गए, कहीं से लाए कहीं पे बांट दिया, यही तो धंधा करता है भारत। तो किसी को लोन दे दिया, अगर किसी को मैंने लोन दे दिया, सो लोन इज एन एसेट फॉर इंडिया बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर तो एसेट चेंज हो जाएगा, तो लोन वाला पैसा मैं यहाँ डाल सकता हूँ? कता भी नहीं। फिर बोले पूरे चार्ट खराब हो जाएगा। क्या चीज? हाँ, ग्रांट इन एड डाल सकता हूँ मैं। ग्रांट इन एड क्या होता है? मोदी जी गए, शेख हसीना ने बढ़िया बातचीत करी, उसने बोला यार कुछ ग्रांट दे जाओ। ग्रांट मतलब बस रखो तुम ये पैसा, बच्चे हो हमारे, रखो। अपन जाते रिश्तेदारों क्या वो 100-500 रुपए कैसे दे देते निकाल के? व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रांट इन एड। बोले मदद कर दी, बदले में वापस मांगेंगे क्या कि अगली बार 500 के 510 दे देना? नहीं, रखो मतलब रखो, दिस इज ग्रांट। सो ग्रांट वाले को भी हम कहाँ डालेंगे? यहीं डालेंगे। अब वो प्लान्ड है या नॉन प्लान्ड है, दैट डिपेंड्स। वो नॉन प्लान्ड ही रहता। मोदी जी जाके कितनी बोलने वाले, वैसे तो प्लान भी रहता है, ऐसा नहीं होता कि मोदी जी अचानक से बोलेंगे 100 करोड़ दे रहा हूं मैं। वो ऑलरेडी डिप्लोमेट्स पहले डिसाइड कर चुके होते हैं किसको कितना देना है। समझ में आ गया? इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ आएगा, और नॉन प्लान्ड में आप समझ गए कि क्या आएंगे? अर्थक्वेक वगैरह, रिलीफ वगैरह। उसका पैसा कहाँ से आता है? कंटिजेंसी फंड से आता है प्रेसिडेंट की। वो पॉलिटी एंगल में अपन बाद में समझेंगे। सबको रेवेन्यू बजट समझ में आ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा एक्सपेंडिचर करा तो इससे एसेट बढ़े क्या? एसेट नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं लोन चुका दूं तो इससे लायबिलिटीज घटी क्या? नहीं घटी। सो नो चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहां पर अपन ये सारे एक्सपेंडिचर रख सकते हैं। समझ में आ गया? सो व्हाट इज रेवेन्यू बजट? वेयर देयर इज नो चेंज इन आइदर एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया इतना सबको? इसको मिटा दूं साइड का, क्योंकि स्लाइड एक ही है ब्लैंक। हाँ, स्लाइड तो एक ही है ब्लैंक अपने पास। अब कैपिटल बजट भी मुझे बनाना है, सो मैं कितना मिटा देता हूं? इतना मिटा देता हूं। ठीक है। अब किसको देखते हैं अपन? कैपिटल बजट। बोले रेवेन्यू बजट वो था जिसमें एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसेट लायबिलिटी चेंज होना ही चाहिए। सो यहाँ पर देयर मस्ट बी चेंज इन एसेट और लायबिलिटीज। समझ में आ गया? एसेट और लायबिलिटी में चेंज होना ही होना चाहिए, तभी बोले इस वाले सेक्शन में रखना। अच्छा, बजट है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। लेकिन इसकी रिसिप्ट को बोला था रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसकी रिसिप्ट को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल रिसिप्ट। इसके एक्सपेंडिचर को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर मुझे रिसिप्ट लाना है, पैसा लेकर के आना है, लेकिन पैसा ऐसा लाना है कि जिसमें एसेट और लायबिलिटी चेंज होना ही होना चाहिए। सो बोले 2 तरीके हैं, कोई बता सकता है? हाँ, सो लोन को बोला क्या मैंने? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स बोले तो लोन्स। देखो गवर्नमेंट लोन लाती है तो लोन आया तो पैसा आया, सो पैसा इज इनकमिंग, तो मैं कहां डालूंगा? रिसिप्ट में। अच्छा, मैंने बोरोइंग्स करी तो बोरोइंग्स के कारण मेरी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी में चेंज आ गया, तो डाल सकता हूं यहां। हाँ, सो बोरोइंग्स इंक्रीजेस द लायबिलिटीज। समझ गए तुम लोग, है ना? और क्या तरीका हो सकता है पैसा लाने का? डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एक तरीका होता है कमा के खाओ बढ़िया, है ना, सैलरीड वाले। दूसरा एक और तरीका होता है जो हरामखोरी वाला तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बोले क्या करते हो तुम? बोले कुछ नहीं करते हैं, बाप बहुत छोड़ के गया था, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? खेत बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं,
और बेच के क्या आता है? पैसा, बस बोले उसी से हम पल रहे हैं। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स नहीं कर रही है, पैसा बोले कहां से लाए यार इस बार, तो बोले क्या करो? डिसइन्वेस्टमेंट। बोले एयर इंडिया को बेच डालो, इसको BSNL बेच डालो, इसको कोल इंडिया बेच डालो, LIC बेच डालो, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है क्या करो? बेच डालो उनको। अगर बेच दोगे तो क्या आएगा? पैसा। लेकिन पैसा तो आएगा, लेकिन साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट। और एसेट क्या होंगे? कम या ज्यादा? एसेट विल डिक्रीज। तो यहां पर लिख दूं मैं नीचे, एसेट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया? पैसा तो आ गया लेकिन एसेट चेंज हो गए, और अगर एसेट चेंज हो गए तो मैं कैपिटल बजट के कहां रख दूंगा? कैपिटल रिसीट में रख दूंगा। समझ में आ गया? दो तरीके थे। और अब तरीका है पैसे को ऐसा खर्च करो कि जिससे क्या हो जाए? एसेट और लायबिलिटी अगेन चेंज हो जाए। बड़ा आसान तरीका है। इसमें भी दो ही आएगा, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोले प्लान, बोले देखो गवर्नमेंट बजट बनाती होगी तो प्लान भी करती होगी। बोले सड़कें बनाना है, अस्पताल बनाना है, कैनाल बनाना है, सब चीज़ें बनाना है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है उसको कहाँ डाल दूंगा मैं? प्लान में। अच्छा, गवर्नमेंट ये भी प्लान करती होगी कि लोन भी चुकाना है, बोल सकते हैं। तो जो लोन चुकाओगे, अभी मैं इंटरेस्ट की, देखो यहां पर मैंने किसकी बात करी थी? बोलो, इंटरेस्ट की बात करी थी। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात करी थी इंटरेस्ट पेमेंट की। अब मैं इंटरेस्ट की नहीं, मैं मूल की बात कर रहा हूं, लोन चुकाने की। अगर लोन चुकाऊंगा मैं तो मेरी क्या कम हो जाएगी? लायबिलिटीज कम हो जाएगी। लायबिलिटी चेंज हो गई तो कहां डालूंगा मैं उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड बना दी, क्या बढ़ गए? एसेट बढ़ गए। तो या तो यहां पर लायबिलिटीज कम होती हैं या तो एसेट बढ़ते हैं। समझ में आ गया? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? इजी है, या तो लायबिलिटी कम होंगी या एसेट्स बढ़ जाएंगे। नॉन प्लान कैसा है? बोले जो प्लान्ड नहीं था फिर भी कर दिया। फॉर एग्जांपल केदारनाथ में अचानक से बाढ़ आई, बार बार पता चला बोले बाढ़ क्यों आती है? बोले इस कारण से। बोले तुरंत क्या बनाओ? वहां पे डैम बनाओ। ये प्लान्ड था क्या? लेकिन डैम बन गया, और डैम बन गया तो क्या बढ़ गए? एसेट्स बढ़ गए। और अगर एसेट्स बढ़ गए तो अगेन मैं उसको कहां रख दूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सबको बजट और उसके कंपोनेंट समझ में आए? बजट के कंपोनेंट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। समझ गए? कितने % चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे? 100% चांस। समझ गए? इजी था ये? देख ले वापस। गवर्नमेंट बजट दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट बोले तो बोलो नो चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटीज। बोले ऐसा पैसा लाना जो एसेट लायबिलिटी में चेंज ना हो। और दूसरा कंपोनेंट क्या था? कैपिटल बजट। फिर इसमें भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू बोला जाए तो सर्विसेज। और भी 50 धंधे चलाती गवर्नमेंट जिससे पैसे आते हैं, तो बोले नॉन टैक्स पैसा है वो। समझ में आया? टैक्स में दो थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले ऐसा एक्सपेंडिचर करना जिससे एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। देखना, रेवेन्यू बजट यूजुअली रहता है फॉर डे टू डे लाइफ, बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ के लिए रहते हैं। ये वाला एक्सपेंडिचर कैसे रहते हैं? जो आप रोजमर्रा की जीवन को बस चलाने के लिए कर रहे हो। आप लोग भी दो एक्सपेंडिचर करते हो, रेवेन्यू बजट भी बनाते हो और कैपिटल बजट भी बनाते हो। रेवेन्यू बजट बोले घर में राशन है, पानी लाना है, ये करना है, वो करना है, ये क्या कर रहे हो? रोज की जिंदगी को चला रहे हो। कभी कभी आप क्या कर देते हो? कैपिटल बजट बोले क्या घर बना लिया, कार खरीद ली, ये क्या करा? एसेट लायबिलिटी को चेंज कराया। कोई ने बोला बताया भी मैंने कुछ, क्या रेट? डिसइन्वेस्टमेंट। बोला बेच दिया, घर बनाया नहीं, क्या करा? बेच दिया। तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल बजट। तो ये किसके लिए रहता है? डे टू डे के लिए। इसमें भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान और नॉन प्लान का मतलब समझ में आ गया? कैपिटल बजट में जहां पर एसेट और लायबिलिटीज में चेंज होगा ही होगा, उसमें भी दो थे, कैपिटल रिसिट और कैपिटल रिसिट बोले तो दो तरीके से आ सकती हैं, या तो बोरोइंग कर लो, उधार ले आओ, लोन वोन, या तो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेच के खाएंगे। दूसरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोले ऐसा एक्सपेंडिचर करना जिससे या तो एसेट बने या तो लायबिलिटी कम हो जाए। बोले लोन चुका दिया, नहर बना दी, रोड बना दी, ये क्या हुआ? बोले प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान बोले कब? जब बजट में हम प्लान करके उसको करना है। 5 ईयर प्लान में या तो लिख दिया, पर 5 ईयर प्लान तो खत्म हो गए। बोले ऑलरेडी प्लान किया था कि इतने किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, है ना? समझ में आ गया? एक होता है सड़क को बनाना और दूसरा होता है सड़क को मेंटेन करना। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बताना चाहती है कि हमने कितना खर्च किया, कितनी सड़कें बनाई, लेकिन जो सड़कें बन गई
उनका क्या हुआ, उनकी क्वालिटी का क्या था, उनका मेंटेनेंस का क्या हुआ, उसमें भी तो पैसा लगता होगा। तो नई रोड बनाई तो उसको कहाँ रखूं इस पूरे चार्ट में? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर मैंने एक रोड बनाई तो रोड को मैं कहाँ रखूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन इस रोड को जो साफ सफाई और मेंटेनेंस का खर्चा उसको कहाँ रखूंगा मैं? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखूंगा। बोल सकता हूं? तो यहां पर मैं रोड को मेंटेनेंस का काम दे रहा हूं। मेंटेनेंस में भी बहुत पैसा लगता है भाई, बोल सकते हैं। सो ज्यादातर सरकारें ये बताने में लगी रहती कि हमने कितनी रोड बनाई, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो मेंटेनेंस का पैसा नहीं डालती है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं? वो खंडर। लेकिन सरकारें उनको दोबारा रेनोवेट नहीं कराती, क्योंकि उनको तो बताना है कि और कितनी सड़कें बनाई। ये लो बोले वो था एक फॉर एग्जाम्पल क्या बनाया, बोले हमने स्विमिंग पूल। बोले छोड़ो उस पूल को, भले उसमें मछलियां तैर रही हो, हम नए स्विमिंग पूल बनाएंगे पर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जो पैसा है वो किस में जा रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू बजट तो किसके लिए रहता है? डे टू डे लाइफ के लिए रहता है। तो सरकार बताएगी कि हमने तो नए नए एसेट्स बनाए, तो वो डींगे हाँकने के लिए ज्यादातर पैसा कहाँ खर्च करने की कोशिश करेंगी? यहाँ पर। लेकिन उससे मेंटेनेंस की फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ गए तुम लोग? प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं भारत सरकार के साथ? मेंटेनेंस पे, है ना। अब अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से ज्यादा अच्छा एक्सपेंडिचर कौन सा है या ज्यादा अच्छी रिसिट कौन सी है, तो अगर मैं रिसिट की बात करूं तो रिसिट्स तो कौन सी अच्छी? देखो यहां पर तो या तो कुछ माल बेच दिया या तो उधारी कर ली, तो बोले ये रिसिट तो नॉट डिजायरेबल। ये रिसिट तो बोले डिजायरेबल है, ये पैसा अच्छा है ना, क्योंकि किसी को लौटाना है क्या? नहीं। लेकिन ये पैसा लिमिटेड है। टैक्स कितना लगाओगे जनता पे? पहले इतना भयानक लगा दिया कि अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया इतना टैक्स, उससे ज्यादा तो आज हम टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स लगाने की भी एक लिमिट है, वरना लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट क्या करेगी? सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। अगर रेलवे ज्यादा लूटेगा, जो लूट रहा है आज के समय, तो लोग क्या करते हैं? जैसे अपने इंदौर भोपाल के बीच में क्या चलाई? वंदे भारत एक्सप्रेस। किराया कितना रखा? चार्टर्ड से भी 3 गुना। लोगों ने क्या बोला? चलने दो इसको, खाली चलती रही। थोड़े समय बाद बोले लोग किराया घटा दिया, फिर भी चार्टर्ड से क्या रखा? दुगना। तो फिर लोग इसको यूज करेंगे या प्रेफर करेंगे कि नहीं? सो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी लिमिटेड है। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो अब गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। रेलवे में तो मोनोपोली है, एयरवेज में थी क्या? एयर इंडिया लूटते रहा। जनता ने क्या बोला? तू लूटता रहे, हम बैठेंगे ही नहीं। बंद हो गया एक दिन। अगर रेलवे में भी आज मुकेश अंबानी को अलाउ कर देना तो इंडियन रेलवे शायद 2 साल 3 साल भी नहीं टिक पाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा इतने ज्यादा लेते हैं और सर्विसेज उस क्वालिटी की नहीं मिलती है। बोल सकते हैं। सो यहाँ पर रिसिप्ट्स क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पर पैसा ज्यादा आ सकता है और झटके में आ सकता है। बोले LIC को 10% बेच दिया, ये पैसा ही पैसा आ गया। यही करा मोदी सरकार ने। हाँ, खूब पैसा। बोरोइंग्स, बोले खूब बोरोइंग्स लाओ, लेकिन बोरोइंग्स से देखा जाए तो बोरोइंग्स इज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर गवर्नमेंट, फ्यूचर जनरेशन। बोल सकते हैं उस पैसे को यूज हम लोग कर रहे हैं और चुकाएगा कौन? हमारे बच्चे लोग। तो क्या हम उनसे पूछ के कर रहे हैं? पूछ के कर रहे हो आप लोग अपने बच्चों से? तो पहले उनसे पूछो, तब ये बोरोइंग्स को रिसॉर्ट करो। सो दिस इज नॉट डिजायरेबल एंड दिस इज लिमिटेड। समझ में आ गया? इनकमिंग अनलिमिटेड नहीं है। दूसरा है एक्सपेंडिचर, विच वन इज डिजायरेबल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर हम बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना तो पड़ेगा बिकॉज इट इज नेसेसरी। क्या सैलरीज नहीं दोगे? देना पड़ेगी, लेकिन इसको कम से कम रखो। यह आपको बता रहा है कि आप डेली कंजम्पशन कितना कर रहे हो। जितना ज्यादा उतना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो आप डे टू डे लाइफ में। और यहां पर आप क्या कर रहे हो? या तो आप एसेट्स को बढ़ा रहे हो या तो लायबिलिटीज को कम कर रहे हो। सो दिस इज डिजायरेबल। सैंडी बॉय ने बता दिया था अपने को, दिस इज डिजायरेबल। समझ में आ गया? इजी था बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट सभी को समझ में आ गए। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। आगे चलें अब अपन। अब देख लेते हैं कि अगर डेफिसिट बजट क्या होता। अपन ने 3 बजट देखे थे, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट बोले तो खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन एक्सपेंडिचर, इसको मिटा दूं अब, जब भी ऐसी कंडीशन आती है व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट्स, सो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? नाउ गवर्नमेंट हैज टू रिसोर्ट टू बोरोइंग्स। या तो बोरोइंग्स करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की भी लिमिट है, अंधाधुंध बेचा नहीं जा सकता चीजों को। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग्स। जब बोरोइंग्स करती है तो बजट में क्या निकल के आता है? बोले बजट कैसा चल रहा है हमारा? डेफिसिट। और वहीं से एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फिस्कल डेफिसिट। अभी समझते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, NCERT में दिया होता,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच वन इज डिजायरेबल, ऑलरेडी बता दिया कौन सा डिजायरेबल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो होता है कि ना तो एसेट पे फर्क पड़ता है ना लायबिलिटी, नाइदर कॉज इंक्रीज इन एसेट नॉर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी। आपने पैसा खर्च करा तो क्या एसेट बनाए, नहीं, क्या लायबिलिटी कम करी, नहीं, यहां पर क्या है आइदर इंक्रीज इन एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज डिजायरेबल। दूसरा देखो पर्पस क्या होता है, दिस इज फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग में काम आता है। और ये क्या है, स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट, नए एसेट बना लिए, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स मतलब लोन चुका दिए है ना, ग्रांटिंग लोन्स किसी को लोन दे दिए है ना, तो एसेट बन गया, लोन देना एसेट बनाना है, लोन चुकाना लायबिलिटी को कम करना है, लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए। नेचर क्या है, बोले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर महीने सैलरी देना है, तो ये तो क्या है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, बार बार आता है। एक बार रोड बना दी 5 साल के लिए फुर्सत, अगर रोड की क्वालिटी अच्छी है तो। एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन हर महीने आती है, बोले इसलिए रिकरिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी रन करती है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पे उनकी सैलरी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सब पैसे क्या है रिकरिंग है, बार बार आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज मतलब एसेट्स बना रही है। समझ में आ गया, इजी थे तो एकदम। अब बजट डेफिसिट को देख लेते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, बोलो एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट्स कम है, तो बस सिंपल, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन व्हाट इट कलेक्ट्स मींस एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। So meet this deficit, government has to rely on the borrowings और disinvestment। पर disinvestment हमेशा कर सकते हैं क्या, सब बेच देंगे तो बचेगा क्या। अब डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जा सकता है, बोले डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, बोलो रिसिप्ट से। तो बोले कैसे इस डेफिसिट को कम करें, तो एक तरीका रिसिप्ट को बढ़ा दो, इनकमिंग बढ़ाओ तो एक्सपेंडिचर के बराबर पहुंच जाओगे है ना। तो कैसे बढ़ाएं, तो बोले सबसे पहले क्या कर दो, टैक्स बढ़ा दो। लेकिन टैक्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या, टैक्स लिमिटेड ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंपल एक टैक्स का रिलेशन चलता है। इफ आई ड्रॉ अ कर्व हियर, ड्रॉ ग्राफ हियर, देखना ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ टैक्स की गवर्नमेंट को कितना टैक्स से पैसा आ रहा है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं परसेंट, कितने परसेंट टैक्स ले रहा हूं मैं, कितने परसेंट टैक्स ले रहा हूं। देखना दिस इज 0%, दिस इज 10, बोलो 20, 30, फिर यहाँ 50, फिर और ऊपर जाते क्या 100% टैक्स। अब देखना जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ, यही ग्राफ बना रहा हूं। अगर गवर्नमेंट 0% टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा टैक्स से, 0। अगर गवर्नमेंट 100% टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा टैक्स से, तब भी 0, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पूरा ही पैसा टैक्स में ले लेगी तो आप टैक्स भरोगे क्यों। तो देखो ग्राफ ऐसा चलता है, गवर्नमेंट धीरे धीरे टैक्स बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिल रहा है, फिर एक पॉइंट आता है, उसके बाद से आदमी काम करना बंद कर देता, बोले बहुत लूट लिया, आप जाओ काम ही नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस लेंगे अब हम तुमसे। उसके बाद फिर क्या होता है, ये ग्राफ वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। समझ गए। तो ये ग्राफ चलता है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि टैक्स लेने का भी एक तरीका होता है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टैक्सेशन, कि अगर इतना टैक्स लोगे तो सबसे ज्यादा टैक्स की रिकवरी होगी, एंड दैट ऑप्टिमम टैक्सेशन इज अराउंड 30%। कितना आता है ये, कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्सेस को मिला के 30% टैक्स लेती है तो लोग सबसे ज्यादा टैक्स देना प्रेफर करेंगे, वो टैक्स की चोरी भी नहीं करेंगे। लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं, जब टैक्स बहुत ज्यादा रहता है प्लस उनको बदले में सर्विसेज नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ टैक्स तो खूब लगता है लेकिन बदले में सर्विसेज मिलती हैं क्या, क्योंकि पैसा कहाँ जाता है, वही लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये वो फलाना, या फिर हाँ पिंक बस चला दी, रेलवे स्टेशन पिंक बना दिए, जो भी करते रहो, या किसी को भी फ्री बीज देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे दिए है ना, घर बैठे। हाँ पेंशन, बेटा पेंशन तो क्या हक है आदमी का, काम किया था बदले में रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। करप्शन भी होता है टैक्स से, बिल्कुल। जब लोग टैक्स भरते हैं बदले में सर्विसेज नहीं मिलती है तो पीपल रिसोर्ट टू टैक्स इवेशन, मतलब वो चोरी करते हैं प्लस अवॉइड करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं टैक्स से बचने के। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लोग टैक्स देना प्रेफर ही नहीं करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, वी कॉल इट फ्री राइडर इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी बन जाती है, फ्री राइडर। अब लोग टैक्स ही नहीं देना चाह रहे हैं, सरकार भी मजबूर है,
सो डेफिसिट को फाइनेंस करना है तो टैक्स को बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक हद से ज्यादा टैक्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा तरीका है रिसिप्ट्स को बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन एसेट्स तो क्या है गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है, और जवाहरलाल नेहरू के समय से बेचते ही जा रहे हैं 75 साल हो गए बेचते, अब बेच पाएंगे क्या? नहीं, बिकते भी नहीं है। एयर इंडिया को कोई खरीद ही नहीं रहता, गवर्नमेंट ने 15-20 बार तो उसके वो निकाले क्या टेंडर, ले लो, कोई ने नहीं लिया। आखिरी में क्या हुआ, पैसा दे के देना पड़ा, क्योंकि एयर इंडिया के ऊपर 50,000 करोड़ की लायबिलिटी थी। तो आदमी बोल रहा था एक तो हम 50,000 करोड़ का खर्चा हमारे ऊपर ले लें, प्लस तुम उसमें भी पैसे मांग रहे हो, और वो भी मतलब रेपुटेशन भी होती ना कंपनी की, लोगों के पास रेपुटेशन भी खराब थी। लास्ट क्या है, बोले क्या एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका, किससे? रिसिप्ट से। तो या तो रिसिप्ट बढ़ा दो, ये दो तरीके से रिसिप्ट बढ़ सकती थी लेकिन ये लिमिटेड है, या तो क्या करो खर्चा कम कर दो। सो दिस इज द बेस्ट वे, सबसे बढ़िया तरीका है बजट डेफिसिट को कम करने का, खर्चा कम कर दो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम कर दो। स्पेशली कौन सा एक्सपेंडिचर को कम करे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो, क्योंकि वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, डे टू डे लाइफ में मंथली आता है गवर्नमेंट के माथे। समझ गए? इजी था ये। डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करोगे, इतने तरीके। अब जो बजट में डेफिसिट है उसको हम 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कितने तरीके से कैलकुलेट करते हैं? 3 तरीके से। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, एक को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और एक को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। बड़ा आसान है, ब्लैंक स्लाइड पे समझ लेते हैं। फिर से बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज दिस रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट कब होता होगा? जब रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बोल सकते हैं हम। अब देखना इसको क्यों मेजर करा, ये बड़ा जरूरी था। इसका मतलब क्या है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब आप अपना डे टू डे लाइफ का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हो और उसके लिए भी आपको बोरोइंग्स करना पड़ रही है। समझ रहे हो? आप रोज का अपना घर बनाना तो छोड़ो, आप अपना खाना पीना ही नहीं निकाल पा रहे हो और उसके लिए भी क्या कर रहे हो आप? बोरोइंग्स। सो दिस इज वेरी डेंजरस। बोल सकते हैं इट लीड्स टू इंक्रीज इन बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स का बर्डन फिर तुम समझते हो, उसके बाद लोन भरो, एक डेट ट्रैप में फंस जाता है आदमी। जो लोन लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है तो वो हर साल अमाउंट बड़ा होता जाता है, ब्याज और बढ़ता जाता है। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो कहां से करना पड़ता है हमको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाता है। समझ में आया? एंड दिस इज अ विशियस साइकिल, बोला जा सकता है। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्यों खतरनाक है? इजी है। एंड व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे लाइफ का खर्चा भी नहीं चला पाए तो बोले क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा कौन सा था? फिस्कल डेफिसिट। अपनी कंट्री में है यही वाला। डे टू डे लाइफ के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? देखो एक्सपेंडिचर ज्यादा तो अब हम क्या करेंगे? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स बोले तो लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो अब उसके बदले में हमको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को हमने कहां डाला था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो आपको एक्सपेंडिचर कम करना है बल्कि और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो आप एक साइकिल से, एक ट्रैप से बचने के लिए आपने अगला कदम लिया और ज्यादा गड्ढे में घुस गए। सो दिस इज अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल बोले तो बहुत खतरनाक चीज है, और ये आपको किसमें फेंक देता है? डेट ट्रैप। डेट ट्रैप बोले तो हाँ, कर्ज के एक जाल में फंसा देता है जिससे आप निकल नहीं पाते हो। इसलिए बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? कम से कम। इसलिए हमारी सरकारें बोलती है रोड बनाने के बाद हम मेंटेन नहीं करेंगे, गार्डन बनाने के बाद हम मेंटेन, क्योंकि हम किससे डरते हैं? विशियस साइकिल से। समझ गए? ये मजाक कर रहा था मैं। वो तो करना चाहिए बट हमको हमारे खर्च कम करना चाहिए। समझ में आ गया? इजी था। पहला डेफिसिट कौन सा देखा? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट है, वी कॉल इट फिस्कल डेफिसिट। अब देखना फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। बोले आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, टोटल रिसिप्ट्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टोटल रिसिप्ट्स। व्हाट इज टोटल रिसिप्ट्स में से कोई बता सकता है? तो ये इट इज सम ऑफ बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। यही आता है आपके पास टोटल इनकमिंग, तो यही है ना आपका, है ना? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस इज योर टोटल रिसिप्ट्स माइनस, क्या बोल रहा हूं मैं? माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा हूं? माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आप कितना करते हो? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल
एक्सपेंडिचर। लेकिन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट थे, बोरोइंग्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। सो इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करना, सिर्फ इसको इंक्लूड करना, डिसइन्वेस्टमेंट को ही इंक्लूड करना। सो मतलब मैंने बोला माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स बोल सकता हूं मैं। सो देखो मैंने टोटल कितना खर्चा किया, सॉरी टोटल कितनी रिसिप्ट लाया, टोटल कितना खर्चा किया, उनका डिफरेंस निकाल दो। लेकिन जो मैं पैसा लाया उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करना। सो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल बोरो कितना करना है। भाई मैंने खर्च किया 100 रुपए और मेरे पास आए 80 रुपए, तो मुझे कितनी बोरोइंग करना पड़ेगी, 20 रुपए की। गवर्नमेंट तो हमेशा बजट को क्या कर देती है, बैलेंस। रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना ही चाहिए। गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च कर रही तो 100 रुपए ही लेके आएगी, भले उसको बोरो करना पड़े। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि असलियत में बोरो कितना करना है, तो मैंने बोला कितने रुपए आए कितने रुपए गए, लेकिन जो पैसा आया है उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड मत करना। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग्स। सो इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है, वो हमको कहां से पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट जरूरी है पता करना, बहुत जरूरी है, तभी तो हर साल पता चलेगा गवर्नमेंट कितना लोन लेगी। अब देखना फिस्कल डेफिसिट में एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल बीजेपी की पहले बोले कौन सी सरकार थी, कांग्रेस। हो सकता है कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा लोन लिए हों, बोलो हाँ। अगर कांग्रेस सरकार ने बहुत लोन लिए होंगे पिछली बार 10-15 साल पहले, अगर उन्होंने लोन लिए होंगे तो भारत सरकार के नाम पे लिए होंगे। अब क्या पे करना पड़ेगा, लोन तो देना ही है प्लस उनका इंटरेस्ट भी देना है। तो आज की गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन वो इनके कारण बढ़ा गया, वो पिछले वालों के कुकर्म थे जिसके कारण आज की सरकार पे बोझ बढ़ गया, है ना। अगर बोझ बढ़ गया तो इनको ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट कैसा दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। लेकिन इससे ये पता चल रहा है द व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट या व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। हमको ये नहीं पता चल पा रहा कि प्रेजेंट डे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। तो बोले एक और तरीका है डेफिसिट को करने का, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब बोले प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो बोले प्राइमरी डेफिसिट बड़ा आसान है। बोले टोटल कितना था आपका फिस्कल डेफिसिट, बोले वो लिख दो। फिस्कल डेफिसिट हमारे केस में हमने कितने रुपए देखा था, 20 रुपए। बोले फिस्कल डेफिसिट जो था वो था, उसमें से आप क्या घटा दो, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखना ये मैंने क्या लिखा, बड़ा आसान लिखा है। फिस्कल डेफिसिट क्या था, बोले फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कितने रुपए खर्च किए, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, 100 रुपए। उसके बाद रिसिप्ट में कितने आए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोले 80 रुपए। सो व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, 20 रुपीज इज फिस्कल डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट को अब ये 20 रुपए कहीं से लाना पड़ेंगे, और वो कहां से लाएगी, थ्रू बोरोइंग्स। यही बोल सकता हूं मैं, बोलो हाँ। लेकिन देखना गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर करा, उस एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट भी था, है ना। तो हो सकता है पुरानी सरकार ने बहुत ज्यादा ब्याज लिया हो, तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो, जिसके कारण आज की सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इनकी गलती नहीं है। बोले सो बोले प्राइमरी डेफिसिट में क्या करना है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से क्या माइनस कर दो आप, इंटरेस्ट पेमेंट। सो हो सकता है ये जो 100 रुपए थे इसमें से हम कितने 12 रुपए किसके दे रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट के। सो बोले प्राइमरी डेफिसिट फिर कितना निकल के आएगा, बोलो 20 रुपीज माइनस 12 रुपीज, तो बराबर 8 रुपीज। सो दिस शोज द एफिशिएंसी ऑफ प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट आज की अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक बात बताना, इफ व्हाट आई एम सेइंग, अगर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0 आ जाता, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, बताओ जल्दी से। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने इंटरेस्ट को पे करने के लिए कर रही है ना। दिस इज गुड ऑल्सो, बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को बोरोइंग सिर्फ क्यों करना पड़ रही है, बोले पुरानी सरकार के जो कर्जे हैं उसको उतारने के लिए, है ना। समझ में आ गया। 3 टाइप के डेफिसिट थे। अब सुनो, एक बार में तो सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं, क्या करोगे घर जाके, रिपीटेडली क्या करोगे, रिवाइज करोगे, नोट्स को भी रीड करोगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3 टाइप के डेफिसिट देखे। एक को हमने क्या बोला, रेवेन्यू डेफिसिट। इसको ज्यादा घटा सकते हैं क्या, अपन नहीं घटा सकते, कि ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते, ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते, ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट करंट एक्सपेंडिचर, बोले डे टू डे का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। अब एक तरीका है डेफिसिट को घटाने का, पैसे की इनकमिंग बढ़ा दो, तो क्या टैक्स ज्यादा कर सकते हैं,
डिफिकल्ट टू फोर्स पीपल टू पे हाई टैक्सेस, लोगों से ज़्यादा टैक्स में पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर टैक्स में पैसा नहीं लोगे तो बोरो करोगे, लेकिन बोरो करोगे तो किस में फंस जाओगे, डेट और इंटरेस्ट लायबिलिटी के ट्रैप में फंस जाओगे, जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, अगर मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ पे खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम, क्योंकि पैसा तो 100 रुपये ही है, या तो उसको रेवेन्यू में खर्च कर दो या कैपिटल में। तो अगर डे टू डे लाइफ में ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो प्रोडक्टिव एसेट्स बन पाएंगे क्या, नहीं। रोड बन पाएंगे क्या, नहीं। डैम बन पाएंगे क्या, नहीं। सो क्या लिखा, गवर्नमेंट रिड्यूस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर, फिर ग्रोथ वगैरह भी रुक जाती है। क्यों, क्योंकि पैसा आप कहाँ डाल रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर अपन ने क्या देखा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, इट डिटरमाइन द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। बोले कितना पैसा बोरो करके लाना है। इट इज ऑलवेज इंजीरियस टू इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि कर्जा है। बोले क्रिएट डेट ट्रैप बिकॉज ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट, है ना। इंक्रीजेस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी बढ़ाता है और फॉरेन डिपेंडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हम जिससे लोन लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस से लोन लाओगे या इंग्लैंड से लोन लाओगे, तो बार बार लोन लेने जाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि लोन तो दे देंगे, लेकिन अब जैसा हम बोल रहे हैं आप वैसा करो, यूएन में यहाँ वोट करो, इसके समर्थन में जाओ, उसके समर्थन में जाओ। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस टर्न्स इनटू फॉरेन डिपेंडेंस और पॉलिटिकल डिपेंडेंस बोला जा सकता है। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बोले फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो पता चलेगा प्रेजेंट डे गवर्नमेंट एफिशिएंट है या नहीं। इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, है ना। इनेबल अस टू सी हाउ गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, और इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। किसी को कोई डाउट, इजी था ये, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है जो हम कल करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको कब फिनिश करेंगे, कल फिनिश करेंगे, ठीक है।